मेरा सबको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? एक बार बता दीजिए। जी सर। जी सर दिख रहा। ओके 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 ओके। चलिए, तो पिछले दिन जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे, हम लोग जब सीबीटी वाला जो है देख रहे थे क्वेश्चंस, तो उसमें एक जो है कन्फ्यूजन हुआ था हम लोग को, जिसमें हमने कहा था कि हम लोग जो है इसको देखेंगे दोबारा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था आपका कि जब हम लोग क्या करते हैं, शोल्डर को जो है ज़्यादा देर तक पिघलाते हैं तो किस चीज़ की कमी होती है। ये क्या अमन, इज इट ना? यही क्वेश्चन था ना अमन? यही क्वेश्चन था ना? हाँ सर भाई। हाँ 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 सर यही था। तो ये जो क्वेश्चन था, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए आपको स्क्रीन पर होगा। पिघले हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है ना? क्वेश्चन नंबर था अपना 17। ठीक है, तो वो मेरे से मिस्टेक हुआ था बोलने में। ठीक है, कन्फ्यूजन था, तो इसको अभी आप लोग क्लियर कर लो। पिघले हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से जो है आपका टीन का ही भाग कम होता है, लेड का नहीं होता है। इसमें भी देखिए आंसर ये दिया है, ए ही है। ठीक है, तो ये मेरा कन्फ्यूजन था, हम बताने में मिस्टेक हो गया, आप लोग इसको क्लियर कर लेना। ठीक है, टीन का भाग जो है वही कम होता है। ठीक है, तो इसको करेक्शन आप लोग कर लेना। ओके, बाकी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर वो टीन जो है, जो उसमें फॉयल टाइप का आता है, वही उसी को टीन बोला जाता है? नहीं, देखिए कांसा जो होता है ना, शोल्डर का तार जैसा देखते होंगे आप लोग, उसको पिघला पिघला के वो लोग डालता है। ठीक है ना? तो वो शोल्डर जो होता है ना, वो लेड और टीन दो चीज का मिश्र धातु होता है, समझ गए? जी। तो लेड और टीन का मिश्र धातु होता है, और जब उसको क्या है ना कि बार बार पिघलाइएगा ना, तो टीन का जो उसमें क्वांटिटी रहता है वो घट जाता है, समझ गए ना? तो एग्जैक्ट यही चीज है। चलिए, यहाँ तक हो गया था। एक बार हम लोग थोड़ा सा कुछ पूछ लेते हैं, क्या कुछ बताइएगा सब आदमी, देख ले कितना याद उद हुआ है। बताइए तो XLPE का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवरऑल क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, बताइएगा XLPE का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन होता है सर। वेरी गुड, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, वेरी गुड। ठीक है, SWG तार को, SWG जो होता है उसमें तार का आकार मापने का परास क्या होता है? SWG से तार का आकार मापने का परास क्या होता है? जल्दी बता दीजिए। 0 से 36 0.36। 0 से पॉइंट नहीं है बाबू, रेंज है वो। 0 से लेके 36 mm तक को SWG जो है वो माप सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग होता है? एम्पियर को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना, वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नियोन लैंप में विद्युत धारा का क्या प्रभाव होता है? नियोन लैंप में जो विद्युत धारा का प्रभाव होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? जल्दी बता दो। गैस आयनीकरण। वेरी गुड, गैस आयनीकरण, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? मेगा ओम, वेरी गुड, वेरी गुड। 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा का वहन क्षमता क्या होगा यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया है तो? 26 एम्पियर। कितना? 26, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन। शिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग करते हैं? वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, राइट आंसर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धातुए कवच को क्षरण से बचाता है? भूमिगत केबल में कौन सा भाग धातुए कवच को क्षरण से बचाता है? बेंडिंग सर, बेंडिंग। क्या जवाब सही होगा? बेंडिंग। वेरी गुड। अश्विनी जवाब दे रहा है क्या आज? हाँ सर, अश्विनी जवाब दे क्या रहा है। बात है अश्विनी, लगता है आज तुम पढ़ा है नहीं? जी सर, पढ़े हैं सर, नेटवर्क को नहीं काम कर रहा है सर गाँव में, तो क्या करे।
बताइए अगला क्वेश्चन, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं? सोल्डिंग गन के साथ। गलत जवाब। सर्विसिंग और रिपेयरिंग के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं? डीप सोल्डरिंग, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग गन के साथ या सोल्डरिंग आयरन के साथ? सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग सर। क्या जवाब होगा? सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। अश्विनी तुम लग रहा है आंसर देख रहा है, इसका मतलब है। नहीं सर, मोबाइल में चला रहे हैं। है ना? चलिए गुड, बहुत सही, अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, डीप सोल्डरिंग विधि क्या होती है? नर्म सोल्डरिंग, पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कार्य, पीसीबी के छोटे भागों की सोल्डरिंग, संवेदन विद्युतशील भागों की सोल्डरिंग। क्या जवाब होगा जी? छोटे छोटे पीसीबी के छोटे भागों की सोल्डरिंग होगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बता दो ये वाला पार्ट कौन सा है? बता दो ये एक्स किसको दिखा रहा है? लीड एंड शीथ को सर। लेड शीथ को, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताओ ये किस प्रकार का टूल है? स्क्रीन पर है 37, ये बता दो किस प्रकार का टूल है? पर हमको समझा दीजिएगा। अच्छा कोई नहीं, फिर समझा देंगे। बता दो कौन सा टूल है, जिसको आ रहा है बताओ। सर कटिंग प्लायर। गलत। टाइट कटिंग प्लायर सर। गलत। सर क्रम्पलिंग टूल होगा सर। क्रिम्पिंग टूल होगा, क्रिम्पिंग टूल। अब सही है। क्रिम्पिंग टूल होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु कौन सा सोल्डरिंग का विधि प्रयोग करते हैं? ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, बिल्कुल सही, क्वेश्चन पूछा हुआ भी था, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बिजली की मात्रा का इकाई क्या होता है? कूलम सर। कूलम, वेरी गुड। विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होगा जी? ईएमएफ बराबर क्या होगा? विभवांतर प्लस वोल्टेज सर। विभवांतर वोल्टेज सर। है सही जवाब। विभवांतर प्लस वोल्टेज। विभवांतर प्लस वोल्टेज नहीं, वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज पार्ट, वोल्टेज ड्रॉप। हाँ वोल्टेज ड्रॉप, राइट। चलिए यहां तक हो गया, चलिए यहां तक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट की तरफ। कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पर बच गया है हम लोग उसको कर लेंगे पहले। 29 नंबर समझा दीजिए हमको। कौन सा बाबू, बोलो। 29 नंबर जो उतार वाला जो बताए थे, कवर अप वाला। ये वाला हाँ देखो, इसमें हम लोग चर्चा किए थे पिछले दिन, आप लोग को ध्यान में होगा। इसमें मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, कौन बताइएगा? इसमें कितने भाग होते हैं? जनरली 3 भाग होते हैं, समझ गए बात को। पहला भाग होता है लेड शीथ, दूसरा होता है बेडिंग, और तीसरा होता है आपका सर्विंग। ये देखिए मैं अभी निकाल देता हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो ना, इसमें क्या है, ये वाला जो पार्ट है इसका क्या नाम है जी, कौन बताएगा? लेड शीथ, समझ गए? क्या होता है? लेड शीथ, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये वाला जो देख रहे हो जिसमें हैचिंग किया हुआ है, इसको बोलते हैं बेडिंग, बेडिंग। और इसको क्या बोलते हैं? सर्विंग। क्या बोलते हैं? सर्विंग, ठीक है। अभी क्या किया है ना उस क्वेश्चन में, उसने क्या किया है कि फ्रंट व्यू दिखाया, जैसे तार को सामने से पकड़ लो, ठीक है। तो ये जो सेकेंड वाला जो लेयर है, इस लेयर के बारे में पूछा कि बताइए ये वाला लेयर जो है, ये लेयर कौन सा है? यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है यही पूछ रहा है कि भाई ये वाला जो गोल वाला पार्ट है, ये गोल वाला पार्ट किसको दिखा रहा है? तो अभी मैंने क्या बताया था, पहले क्या था? लेड शीथ था, लेड शीथ। हाँ, तो ये जो आपका क्या है, ये दिस इज लेड शीथ, सबसे आगे वाला हिस्सा जो है। चलिए यहां तक हो गया। अब आगे और भी कुछ दिक्कत है तो बोल दो। नहीं सर, वो अब फिर पढ़ेंगे रात में, अब तब बताएंगे सर। अच्छा ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन है 46 नंबर, व्हाट इज द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सिस। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
व्हाट इज द करंट फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल। ठीक है, कि क्या कहता है क्वेश्चन में कि आपका जो है करंट रेटिंग फैक्टर क्या होगा जब केबल को बहुत क्लोजली जो है लेके जाया जा रहा है। समझ गए बात को। तो फैक्टर क्या होता है, देखिए आपका जो करंट रेटिंग फैक्टर होता है, करंट रेटिंग फैक्टर से क्या है कि जो केबल या जो तार होता है उस तार का क्या है कि सेफ्टी होना चाहिए कि भाई कितना क्लोज से किसी को तार को ले जाए, या फिर मान लीजिए उसके बीच में जो एक प्रॉपर गैप होना चाहिए। ठीक है, कि ताकि हमारा जो भी तार हो वो शॉर्ट सर्किट से बच सके, है ना, उसमें किसी प्रकार का मान लीजिए कि क्षतिग्रस्त होने की संभावना जो होती है वो कम हो जाए, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो जो केबल है उस केबल में अगर क्लोज केबल हम लोग लेके जा रहे हैं तो उसका जो फैक्टर होता है, मतलब रेशियो जो होता है डिस्टेंस का, वो कितना होना चाहिए, तो इट शुड बी 1.23। कितना होना चाहिए, 1.23 होना चाहिए वो। ठीक है, गैप जो मिनिमम गैप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मतलब अगर आप ये समझो कि दो तार है तो उस दो तार का जो करंट फैक्टर होगा, एक सेकेंड, दो तार का जो करंट फैक्टर होगा जिससे कि वो दोनों तार दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, तो उसका फैक्टर कितना होना चाहिए, 1.23 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो मतलब मैंने क्या बोला था कि सॉलिड कंडक्टर है और स्टैंडर्ड कंडक्टर, जैसे मैंने आपको समझाया था एल्यूमिनियम और तांबा को लेकर के, कि तांबा का देख लीजिए थोड़ा हल्का होता है, एल्यूमिनियम थोड़ा कड़ा होता है ना। तो उसमें क्या हानि होगा, तो ये जो है आपका लचीलापन का, फ्लेक्सिबिलिटी का जो इशू होता है। तो मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया इस क्वेश्चन को, अभी भी वही क्वेश्चन आ गया, लेस फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ठीक है, जो आपका ज़्यादा ठोस होगा, समझ गए बात को, वो क्या होगा, ज़्यादा मान लीजिए आपका टफ होगा, वो लचीलापन उसमें कमी होगी, आप उसको बार बार बेंड करना चाहेंगे तो बेंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दैट इज द फैक्टर, ये लेस फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, ये देखिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ये सोल्डरिंग का मेथड कौन सा मेथड है, ये क्या है, सोल्डरिंग का मेथड कौन सा मेथड है, समझ गए बात को। तो ये क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग है। क्या है ये, टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग। ठीक है, ये क्या है बोलिए, टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग। सोल्डरिंग विधि क्या नाम है, देख लीजिए, डिप सोल्डरिंग, ब्लो लैंप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग गन के साथ, या तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। तो याद रखना है ये क्या है, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। ओके है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण होता है। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण होता है, मतलब यह है कि सोल्डर गर्म अगर नहीं हो रहा है तो उसका क्या रीजन हो सकता है। तो उसको मान लीजिए हीट सही से नहीं मिल पा रहा है, तो आप हीट वाला देख लीजिए, अपर्याप्त ऊष्मन, ये है ना, हाँ, उसको सही से हीट नहीं मिलेगा तो गर्म नहीं होगा, सिंपल बात है। यानी अपर्याप्त ऊष्मन क्या है, करेक्ट आंसर है, आप आंसर देख लो, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या होगा अगर हम लोग वोल्ट मीटर को आमीटर की तरह यूज करते हैं। आप समझ लेते हैं पहले वोल्ट मीटर क्या होता है, आमीटर क्या होता है। तो वोल्ट मीटर और आमीटर का मतलब यही होता है कि वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्टेज को नापता है, आमीटर जो होता है वो एम्पियर को नापता है। एम्पियर मतलब करंट को नापता है, वोल्ट मीटर किसको नापता है, वोल्टेज को नापता है। तो कहता है कि अगर वोल्ट मीटर जहां पर लगना चाहिए वहां पर क्या करते हैं हम लोग, आमीटर को लगा दें, समझ गए बात को, या फिर आमीटर की जगह पर वोल्ट मीटर को लगा दें। अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि आमीटर की जगह पर वोल्ट मीटर को लगा दीजिएगा, तो रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो मान लीजिए सीरीज में लगता है उसको आप पैरेलल में लगा दीजिएगा, पैरेलल वाले को सीरीज में लगा दीजिएगा, तो उसका क्या होगा, पाठ्यांक कम ज्यादा होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, पैरेलल में लगता है, और आमीटर क्या होता है, सीरीज में लगता है। समझ गए बात को। तो अगर हम लोग वोल्ट मीटर को आमीटर की जगह पर यूज करेंगे तो उसका जो पाठ्यांक मिलेगा वो पाठ्यांक क्या मिलेगा हम लोग को, कम मिलेगा, लेस वैल्यू मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, याद रखना इसको। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण, मतलब कि कौन सा ऐसा इसमें आपका जो है समान है, एमसीबी है, एमसीसीबी है, एचआरसी है, या मतलब कहने का मतलब चार ऑप्शन जो आपको दे रखा है, तो कौन सा ऐसा ज्यादा सेफ्टी वाला सामान है जो आपके वायरिंग को बेहतर सुरक्षित कर सकता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। समझ गए। तो क्या होगा सर, ये रिवायरेबल फ्यूज जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवायरेबल टाइप फ्यूज जॉइंट, समझ गए, जो जनरली हम लोग घर में यूज करते हैं। आप लोग के सबके घर में जो है फ्यूज लगा हुआ होगा अपने बोर्ड के अंदर,
उसमें क्या होता है, पतला सा तार होता है जिसका गलनांक क्या होता है, काफ़ी कम होता है। जो ही उससे हाई करंट फ्लो करेगा ऑटोमेटिक वो तार क्या होगा, गल जाएगा, और गल जाएगा तो आपका जो वायरिंग है वो क्या होगा, सुरक्षित हो जाएगा। समझ गए? इन चारों में सबसे बेहतर क्या है सर, फ्यूज है सर। कौन सा फ्यूज है सर, पुनः तार बांधने वाला, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई, इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेबल टाइप फ्यूज यूनिट। समझ गए? तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है सर नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तार लाइनों के लिए कौन से कंडक्टर का उपयोग करते हैं। विस्तार लाइन का मतलब क्या हो गया, आप सबके घर के आगे में तार गया होगा बिजली वाला, सब आप लोग देख लेना कैसा रहता है वो। अब तो मान लीजिए केबल लगाने लगा है, लेकिन जनरली क्या है कि वो नेकेड ही रहता है। समझ गए बात को? तो नेकेड रहता है तो उसको हम लोग कौन सा कंडक्टर बोलते हैं, बेयर कंडक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बेयर कंडक्टर्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा होगा एग्जाम में। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये आपका जो है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस था, जिसको हमने कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है टॉपिक में, आइए, बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन है आपका मॉड्यूल नंबर 4 है, सॉरी मॉड्यूल नंबर 4। टॉपिक जो है अपना क्या है सर, टॉपिक है हम लोग का बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चंस को चालू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देख लीजिए। क्या है पहला क्वेश्चन सर, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आपको। तांबा का कितना होता है परमाणु संख्या, 29 होता है। 2 8 18 और 1, ये 4 घर बनता है इसका। 8 2 10 18 28 प्लस 1 29 हो गया आपका। ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये पहला कक्षा हुआ, ये दूसरा कक्षा हुआ, ये तीसरा कक्षा हुआ, और ये चौथा कक्षा हुआ। चौथा कक्षा जो यहाँ पर है ये लास्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि तांबा का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसकी संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। अगर पूछेगा तीसरी कक्षा में कितना होता है, तो 18 होता है। ठीक है, आप क्वेश्चन देख करके आंसर मारना, ये नहीं कि 18 आइए अपने मन से मार देना, ऐसा नहीं करना। ओके ना? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो तांबे के परमाणु के तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 है, 13 है, 18 है और 29 है। तो क्या जवाब सही है, 18। ये आप लोग देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अर्धचालक पदार्थ क्या है। ठीक है, अर्धचालक का मतलब क्या है, सेमी कंडक्टर। अब आप लोग सब आदमी जानते होंगे कि जनरली क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी क्लासिफाई कंडक्टर्स इनटू 3 टाइप्स। व्हाट आर दीज? फर्स्ट वन इज कंडक्टर, सेकेंड वन इज इंसुलेटर, है ना, एंड थर्ड वन इज सेमी कंडक्टर। मतलब चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब अर्धचालक क्या होता है सर, तो अर्धचालक का मतलब है कि जिसमें हम चाहेंगे तो उसको कुचालक भी बना सकते हैं और चाहेंगे तो सुचालक भी बना सकते हैं। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अपने ऊपर क्या, आई मीन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स, डोपिंग मेथड बोलते हैं उसको, हम लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो विद द हेल्प ऑफ डोपिंग मेथड्स वी कैन कन्वर्ट सेमी कंडक्टर्स इनटू कंडक्टर और इंसुलेटर, है ना, कि उसको हम लोग कंडक्टर में या इंसुलेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। तो चालक पदार्थ क्या होता है पहले ये समझ लो। चालक पदार्थ जो द मटेरियल विच पासेस इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। जो क्या कर सकता है, अपने से होकर के इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। जो नहीं कर सकता है दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर, और जो थोड़ा थोड़ा कर सकता है दैट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। सिंपल कंसेप्ट है, या अर्धचालक पदार्थ जिसको बोलते हैं। तो अर्धचालक में क्या क्या ऑप्शंस आपको दिया है, यूरेका है, एबोनाइट है, मैग्नीन है और जर्मेनियम है। तो बिल्कुल जर्मेनियम जो है दैट इज योर सेमी कंडक्टर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बाबू पूछा हुआ है, जितना बार देखना है इसको देख लो। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नियन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय क्या संकेत होगा। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में कि नियोन पोलैरिटी इंडिकेटर है। अगर किसी से मान लीजिए कंडक्टर से एसी सप्लाई हो रहा है और इसको चेक करना है हम लोग को नियोन पोलैरिटी इंडिकेटर के माध्यम से कि भाई उसमें एसी सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए क्या होगा, उसका मतलब अगर हम लोग चेक करेंगे तो उसका क्या पहचान होगा। तो पहचान यह होगा कि इसमें क्या होता है, जनरली हम लोग 2 तरह का जो है उसमें रॉड्स यूज करते हैं। एक को बोलते हैं कैथोड, एक को बोलते हैं एनोड। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव पोल, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव पोल। जब आप क्या करेंगे ना, ये पोलैरिटी चेक करेंगे, तो पोलैरिटी चेक करने में जब एसी करंट फ्लो करता है तो ऑन दैट टाइम क्या होगा, ऑन दैट टाइम दोनों इलेक्ट्रोड क्या होगा, जल जाएगा।
ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड क्या होगा आपका, लाइट करेगा। तो आप समझ लीजिए कि उससे एसी पास कर रहा है। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी होगी, ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में। चलिए आप लोग बना के बताइए क्वेश्चन को, तो आप लोग, हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए, जल्दी बताइए। तो इसको बना के क्या जवाब होगा इसका, जल्दी बता दीजिए हमको। तो जल्दी बता दीजिए। 2.5। 2.5, ओके। हाँ, 500 बटे 5 गुने 60 कर देंगे। 500 बटे 5 गुने 60 कर दिए सर। किलोवाट प्रति घंटा होता है ना, इसीलिए उसको भाग दे दिए। किसमें, 500 में। 500 में 1000। 5 घंटे को भी मिनट में बदल दिए, 300 मिनट उसको कर दिए। ओके, हाँ। तो क्या की जरा से फिर से समझाइए एक बार, हमको नहीं समझ में आया। अमन क्या बोले आप? सर इसका फॉर्मूला हमको नहीं पता था, पर फिर भी हम खपत को निकालने के लिए किलोवाट प्रति घंटा जो होता है ना, इसलिए हम उसको वाट को ऊपर रख के 5 को नीचे रखे, घंटा था ना उसको मिनट में चेंज कर लिए, 5 गुने 60 कर दिए। 300 हो गया। आगे, हाँ, उसको भाग करने के बाद तब सॉल्व किए हैं तो 5/2 आया था। तो 500 बटा 300 होगा ना आपके हिसाब से, आप जो कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो 500 बटा 300 करेंगे तो कितना होगा, 5 बटा 3 नहीं होगा। नहीं, तो 1.6 आना चाहिए आपके हिसाब से ना, आप जो कर रहे हो उस हिसाब से, तो 1.6 आना चाहिए ना मन। गलत हो गया ना आपका, करेक्शन करो, सोचो थोड़ा सा, बनाए हुए तुम लोग ये सब क्वेश्चन, सोचो। नहीं बना, साइंस मेरा जरा वीक है। अच्छा कोई नहीं, वीक है तो अभी टाइट हो जाएगा, टेंशन नहीं। अगर फॉर्मूला अगर इसका बता दीजिएगा तो सर बन। KWH जितना भी मान लीजिए आपका होता है ना, जो हम लोग कमर्शियल यूज करते हैं, ठीक है, वो सब किलोवाट घंटा में ही नपाता है, KWH में नपाता है, समझ गए। तो पहले क्या करिए कि 500 वाट है, इसको किलोवाट में पहले चेंज कीजिए। कैसे चेंज कीजिएगा जल्दी बताइए। 500 वाट को पहले किलोवाट में चेंज, 1000 से बार। वेरी गुड, 1000 हो गया तो 1/2। हाँ हाँ, अच्छा। अरे हाँ, घंटा कितना, 5 5 बटा 2 कितना, 2.5। हाँ सर, हाँ समझ गए। किसको किसको समझ में आया, वही हम किए ना उसको जल्दी बताओ, किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया। सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम समझाते हैं, टेंशन क्या लेते हो, लो समझो। हाँ मैं करता हूँ, आप टेंशन नहीं लो, पढ़ो बस। ये देखो मैंने क्या करा, ये देखो 500 वाट का लैंप है, एक बल्ब है, मान लो बल्ब आपके घर में 500 वाट का लगा हुआ है, और 5 घंटा आपने उसको जलाया है, ठीक है ना, तो कितना एनर्जी जो है वो खपत हुआ है, वही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, समझ गए। तो हम लोग जनरली घर में जो हम लोग का खपत होता है, समझ गए ना, घर में जो हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, तो वो यूनिट के हिसाब से जो आप निकालते हो, तो वो क्या है, वो किलोवाट घंटा है, KWH है। इसको बोलते हो, क्या बोलते हो बाबू, KWH, ठीक है। अब 500 वाट है, तो जब आपको यहाँ पर देख लिए कि सर ये किलोवाट आप बोल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 500 वाट को पहले किलोवाट में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक किलोवाट में चेंज हो जाएगा वो। तो 500 बटा 1000, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है ना हो। तो अगर मान लीजिए 1 वाट को हम लोग चेंज करेंगे किलोवाट में, क्या करें, 1000 से भाग कर देंगे सर, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, 5 दूनी 10, यानी 1/2 आ गया यहाँ से। अब 1/2 अब गुना कितना घंटा जला सर, ये 5 घंटा जला, तो 1/2 गुना 5, 2.5 दूनी 5, यानी 2.5 यूनिट क्या होगा, इसका जवाब हो गया, ठीक है, 2.5 यूनिट है ना जवाब आपका, डी नंबर। समझे, फिर समझाएं, फिर समझाएं, बोलिए, अब बोल में नहीं कर। जी सर, एक बार और फिर समझाइए तो।
देखो बाबू, हम इसमें कुछ नहीं किए, कंसेप्ट सिंपल है कि आपको KWH में निकालना है। यूनिट का मतलब होता है KWH, ये यूनिट जो लिखा हुआ इसका मतलब हुआ KWH, सिंपल, ठीक ना। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन जो कह रहा था उसको हमने पहले 500 वाट था उसको हमने किलोवाट में चेंज कर दिया, ठीक बात, किलोवाट में चेंज किया, किलोवाट में चेंज किया तो 500 बटा 1000 हाफ 1/2। और घंटा कितना चला, 5 घंटा, तो 1/2 गुना 5, तो 5/2 यानी 2.5, बस यही चीज। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, जी सर। चलिए धन्यवाद। अगला क्वेश्चन बढ़िए। 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान निकालना है तुमको। देखो 100 वाट है, पी का वैल्यू 100 वाट, अब वोल्टेज है 250, ठीक है ना। तो उसमें आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है, प्रतिरोध निकालने के लिए बोल रहा है। बनाओ तो, मथा लगाओ थोड़ा सा। कितना आया जल्दी बताओ ना, जल्दी बताइए। नहीं बन रहा है इसका मतलब है, कोई नहीं बोल रहा है इसका मतलब नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, समझो नहीं हो रहा है सर, बता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। देखो 100 वाट है ना, 100 वाट है तो P का वैल्यू कितना हो गया, 100 वाट यानी 100, ठीक। अच्छा वोल्टेज कितना है, V का मान कितना है 250 वोल्ट, इज इट। अब क्या पूछा अपने से पूछा कि भाई रेजिस्टेंस बताओ, प्रतिरोध बताओ। क्या पूछा, प्रतिरोध बता दो, ठीक है। तो क्या होता है, P इक्वल्स टू क्या होता है जल्दी बता दो। P इक्वल्स टू होता है सर VI, क्या होता है फॉर्मूला, P मतलब पावर, शक्ति, शक्ति बराबर क्या होता है वोल्टेज इनटू करंट, ये फॉर्मूला है। तो हमको P का मान पता है, V का मान भी पता है सर। P का मान सर अपना कितना है 100 वाट है सर, V का मान कितना है 250 वोल्ट है सर। अपने से पूछ रहा है सर लेकिन R का मान सर, तो अगर हम इस फॉर्मूला को लगाते हैं तो वो क्या मिलेगा, I का मान मिलेगा सर, R का मान तो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि P इक्वल्स टू VI, तो V रहने देते हैं, I को हम लोग क्या ले सकते हैं, तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे V इक्वल्स टू IR, ओम का नियम सब आदमी पढ़े होंगे। V बराबर क्या पढ़े थे, IR पढ़े थे, तो I बराबर क्या होगा V बटा R, तो वही कर देते हैं V बटा R, ठीक। क्या होगा सर फिर V स्क्वायर बटा R, यानी क्या हुआ P इक्वल्स टू V स्क्वायर बटा R हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए P इक्वल्स टू V स्क्वायर बटा R हो गया। अपने को दिया हुआ क्या है, अपने को दिया हुआ है सर 100 वाट है सर, 250 वोल्ट है सर, तो कोई दिक्कत नहीं, बस लगा दीजिए फॉर्मूला को। अब कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है पहले P का मान कितना है, तो P का मान हमारा है 100 वाट, बराबर क्या हुआ 250 है ना, गुना 250 अब बटा R, मान निकालिए आप लोग। 100 बराबर 250 गुना 250 बटा R, वैल्यू निकालो R का जल्दी सब आदमी, तो जल्दी बना के बता हमको एक क्वेश्चन को। 62,500 सर। कितना आया 62,500 वोल्ट। 500 वोल्ट। इसको आप क्या करो 1000 से भाग कर दो, एक बार फिर से चेक कर लेना तुम लोग, अपना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है हमको। 100 इक्वल्स टू कितना हुआ 600, ये देखो 0000 कटेगा ना जी, हाँ कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना हो। P इक्वल्स टू क्या बोले हम, I स्क्वायर R बोले हैं, ठीक है ना।
तो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर हुआ, तो आई अपना जो है किसका वैल्यू, P का वैल्यू कितना है 100 है, ठीक है, सॉरी V स्क्वायर बटा आर बोले, V का मान कितना है अपना, V का मान है हमारा 250, तो 250 गुना 250, ठीक है, बटा कितना हुआ R 625, जवाब तो आ रहा है, क्लियर तो है आंसर। हाँ 625 आ रहा आप लोग क्या क्या जोड़ रहे, 625 00 जोड़ रहे थे, है, पता नहीं वो क्या किया। नहीं समझ में लाया लगता है क्वेश्चन। ये सिंपल देखो हमने क्या करा है ना, मैं देखो यहां से दिखाता हूं आपको, ये देखो समझो, ये देखो आप क्या किया मैंने, P का मान अपन को 100 दे रखा है, V का मान 250 दे रखा है, तो P इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई, ठीक। अब हमने क्या किया, V तो V रह गया, I को हमने V बटा R में तोड़ दिया, तो P बराबर क्या हुआ V स्क्वायर बटा R हो गया, ये देखो V स्क्वायर बटा R मैंने लिखा। अब मैंने क्या किया, बस मान डाल दिया, कुछ नहीं किया, P का मान जो P था वो P का मान डाल दिए, V का मान जो था वो V का मान डाल दिए, R का मान निकल गया। आप लोग करो, करके बताओ हमको, नहीं समझ में आया तो फिर बताएंगे हम, जल्दी करके बताओ हमको, जल्दी बताओ। समझ में आया सर कि फिर बताना पड़ेगा? अरे बोलो ना, हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं सर समझ में आ गया। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या जवाब होगा इसका उस हिसाब से? 625। 625। वो भी सही किया था सर, वो लगता है 100 से भाग नहीं दिया, 625 हाँ। 00 बोला ना, 100 से लगता है भाग नहीं दिया। चलो ठीक है, कर लेना उसको, देख पूछ भी रहा था आपसे। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ यानी वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है? बिल्कुल सही। देखो कहता है एक लूप है, ये क्लोज लूप है मान लो, ठीक है ना। तो इस क्लोज लूप में क्या है कि जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, जितना मान लीजिए वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसके योग के बराबर होगा, ठीक है, यानी V जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। तो क्या जवाब होगा सर? वो किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ। क्या है वो जवाब, बोलिए? किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स का जो दूसरा नियम है वही इस चीज को कहता है कि किसी क्लोज लूप में जो वोल्टेज होता है, टोटल वोल्टेज, वो क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप के सम के इक्वल होता है, मतलब जोड़ के बराबर होता है। ठीक बात, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, अच्छे से देख लो उसको आप। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन बहुत सुंदर, 240 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट की आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति निकालिए। क्वेश्चन आप लोग घर से बना करके हमको लाइएगा, मथा लगाइए कुछ, फॉर्मूला आपको सब बता दिए हम, P इक्वल्स टू VI, यही इसका कंसेप्ट है, इसी पर ये सब क्वेश्चन बनता है। इसको आप लोग दिमाग लगा करके हमको जवाब बताओगे, जवाब तो लिखा हुआ ही है, सॉल्यूशन बताओगे कैसे करना है, कल हम लोग फिर बात करेंगे इस क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि तीन प्रतिरोधक R1 R2 R3 समांतर प्रतिरोध में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। कंसेप्ट क्या है समांतर प्रतिरोध का, ये समझ लीजिए। देखिए समांतर प्रतिरोध क्या कहता है उसको समझिए। समांतर प्रतिरोध में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से करके होता है, ठीक है ना। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब क्वेश्चन में देखिए ऑप्शंस को आप लोग देखो, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं होगा सर, क्यों? ये सीरीज का होता है, ये पैरेलल का चूंकि अपने से पूछ रहा है तो ये नहीं हो सकता है। ये सेकेंड ऑप्शन देखो, R बराबर 1/R1, देखो एक तरफ तो ये RHS तो दिया है, ये ठीक है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, लेकिन ये R नहीं होगा, ये क्या होगा 1/R यहाँ होना चाहिए, तब ये ऑप्शन सही होता, नहीं तो गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। तो ये भी नहीं होगा सर, हटाइए इसको। यह भी नहीं होगा कि R1 R2 प्लस R3 को एक फ्रैक्शन में ले लिया, यह भी गलत है, यह भी क्या है, गलत है। तो क्या बच गया, ये जवाब बच गया। कैसे होगा सर, देख लीजिए, 1/R बराबर क्या बोला मैंने, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना, ऐसा करके होता है, ये देखो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1/1/R करेंगे तो R ऊपर चला जाएगा, तो R बराबर क्या हो गया, RT बराबर 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये करेक्ट, सही आंसर है, ये बिल्कुल सही आंसर है। डी नंबर जो ऐसा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया क्या कि फिर समझाएं, बोलिए समझ में आया कि फिर समझाएं?
देखो 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2, 2 ही लेते हैं, ठीक ना। अब इसको 1 से भाग कर दो, कर दिए ना, तो 1 से भाग के तो r ऊपर चला जाएगा, तो ये r हो गया, और ये क्या हो गया 1/1/r1 प्लस 1/2, इस तरह से लिखा गया, बस सिंपल है। तो डी नंबर जवाब हो गया आपका, ये करेक्ट आंसर है। समझते जा रहे हैं ना, दिक्कत भी हो रही है क्या? बोलिए सर। आज लग रहा है कि सबका ना थोड़ा सा माथा का मेहनत हो रहा है आज, नहीं पूरा साइंस है। हाँ, जी सर, थोड़ा लग रहा है आज ऊपर से पूरा समझ में तो नहीं आ रहा है सर आज। प्रयास कर रहे, समझते चलो ना, कोई नहीं, कंसेप्ट समझो, ठीक है। कंसेप्ट से वही चीज बोले ना, ये सब 10th में ही सब पढ़ाने के लिए है, ये सब क्वेश्चंस सब 10th में है, सीरीज पैरेलल, ये सब 10th का टॉपिक। अच्छा सर। हाँ बाबू बोलो, बोलो ना, बोल के चुप हो गया। बोला क्या बोले थे? क्या चीज सर हेलो? किरचॉफ का नियम कुछ बोले थे ना, आंसर जिसका क्लोज लूप के अंदर जो टोटल वोल्टेज होता है वो वोल्टेज ड्रॉप के सम के इक्वल होता है, सम के बराबर होता है, सम के इक्वल। हाँ, तो ऊपर में। अच्छा, तो उसका आंसर क्या था? किरचॉफ का सेकंड लॉ, डी नंबर। ठीक है सर, ठीक, हम सब लिख लिए थे किरचॉफ का नियम, बस सेकंड लॉ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते चलिए। कोई नहीं, एक बार बैठ के देखिएगा, वीडियो भी भेज ही देंगे हम, एक बार बैठ के देखिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक ओम मीटर है। ओम मीटर क्या होता है सर? रेजिस्टेंस को जो नापता है, प्रतिरोध को नापने के लिए जिस आप इक्विपमेंट का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओम मीटर। अब ओम मीटर का पाठ्यांक मान लीजिए खुला हुआ है, सॉरी, ओम मीटर का पाठ्यांक क्या होगा जब R2, देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, ये फिगर है बाबू, फिगर को देखो, ये देख लो फिगर, ठीक है, ये देखो R2 ओपन है, R2 क्या है? ओपन है ना, और ये क्या है? ओम मीटर है, ये ओम मीटर का सिंबल हुआ जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक बात। तो क्या पूछ रहा है, इसका जो पाठ्यांक अगर खुला हुआ है तो R2 प्रतिरोध पर क्या होगा भाई? तो R2 प्रतिरोध क्या करेगा, जब ओपन होता है तो रेजिस्टेंस बेचारा कंफ्यूज कर जाएगा, समझ गए ना, तो वो क्या करेगा? इन्फिनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या देगा? रेजिस्टेंस का वैल्यू इन्फिनाइट, अनंत वैल्यू देगा आपको। देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, इंडिकेट जीरो रीडिंग, जीरो नहीं होगा, गलत है, जीरो नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा, जीरो मत मार के चलाइएगा ओपन देख करके। इंडिकेट इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, बिल्कुल, इंडिकेट इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, अनंत पाठ्यांक पर संकेत, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। कि वो क्या करेगा सर, अगर मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस ओपन है सर, खुला हुआ है सर, तो वहां पर जो ओम मीटर रीडिंग देगा वो क्या करेगा? इन्फिनाइट का दे देगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई कितना बताना है। इज इट क्लियर? ये क्लियर है? बी नंबर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई एक बार एग्जाम में आ चुका है। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाता है? क्या होता है क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि क्या कर दिए, उसके व्यास को हम लोग क्या कर दिए? 2 गुना कर दिए। क्या कर दिए? 2 गुना कर दिए। तो 2 गुना करिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा सर? तो समझ लीजिए इसको, आप लोग पढ़े होंगे, पता नहीं, हमको ध्यान नहीं है आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, लेकिन वो तो आप ही लोग बता पाइए कि हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं सर, ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे, फिजिक्स में चैप्टर था प्रतिरोध 10th के अंदर, उसमें पढ़ने के लिए था कि अगर किसी भी कंडक्टर की लंबाई को, मतलब तार को अगर लंबा कर देंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, समझ गए? मतलब जितना लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होता है, समझ गए? यानी क्या होता है, R जो होता है वो L के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? R जो होता है वो क्या होता है? L के प्रोपोर्शनल होता है, L, समझ गए? और जो आपका क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जो आपका क्या है, मोटाई जो होता है, मोटाई वो क्या होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब मोटाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, जितना ज़्यादा मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। इसलिए आप लोग देखते होंगे घर में कहता है कि जब ज़्यादा लोड वाला, अगर मान लीजिए आपके घर में सामान है, फ्रिज है, चूल्हा है इलेक्ट्रिक वाला, गीजर है, तो उसमें मोटा तार दीजिए। काहे बोलता है? इसलिए बोलता है क्योंकि अगर जितना मोटा तार देंगे तो उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, तो प्रतिरोध कम होगा तार कम गर्म होगा,
तार जब कम गर्म होगा तो आपके जलने की जो संभावना है वो क्या होगी, घट जाएगी। लेकिन वही क्या होगा, तार जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उसको गलने की या खराब होने की जो संभावना है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गया ना। तब वही चीज़ कर रहा है क्वेश्चन में कि अगर मान लीजिए डायमीटर आप बढ़ा दीजिएगा तो हमने क्या बोला कल आपको कि आर जो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है L/A के। क्या होता है, L/A के। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग रो का यूज़ करते हैं, इसका जिसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, ठीक ना। तो R = रो L/A होता है। अब क्वेश्चन में क्या करें, डायमीटर बढ़ा दिए तो एरिया = क्या होता है, ये कौन बताएगा। A = क्या होता है, D के फॉर्म में πd²/4 होता है। किसको किसको पता है। सर्कल का अगर एरिया निकालेंगे तो क्या होता है, सर्कल का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल R के फॉर्म में क्या होता है, πr², और वही डायमीटर के फॉर्म में क्या होता है, πd²/4 होता है ना जी। तो अब क्या बोला, डायमीटर को दुगना कर दिया तो करने दीजिए, डायमीटर दुगना करेंगे तो क्या होगा सर, पाई इंटू डी का मान कितना हो गया 2, अच्छा, हाँ, तो 2 दूनी 4 यानी 4/4, 4 कट गया यानी पाई हो गया। समझिएगा। अभी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका क्या था बोलिए, 1/4 था और अब यहाँ पर क्या हो गया, पाई हो गया। क्या हो गया, पाई हो गया। समझ में आ रहा है बात। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, व्यास को दुगना करेंगे माने मोटा कर देंगे तार को, तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्रतिरोध तो घटेगा। अभी जस्ट समझाया आपको कि तार पतला होगा तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तार मोटा होगा तार क्या होगा, तार का प्रतिरोध घट जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि सर जब आप तार मोटा कर दिए तो प्रतिरोध तो घटेगा, ये क्लियर हो गया। अब कितना घटेगा, तो नीचे कितना है यहाँ पर देखिए 4, तो ऑब्वियस सी बात है सर 4 के रेशियो में घटेगा और क्या। तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या चीज़ है, देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, ये देखिए ये देखिए ये क्वेश्चन था अपना, चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दुगुना कर दिया, 2 गुना तक बढ़ जाएगा, नहीं होगा। हाँ ये देखिए 4 गुना तक कम हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि तार का मोटाई बढ़ा तो ऑब्वियसली बात है प्रतिरोध घटेगा। कितना घटेगा, 4 के रेशियो में घटेगा। अभी दिखा दिया आपको कैसे घट रहा है, तो वही चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रजिस्टर, इस रजिस्टर का क्या नाम है भाई। तो इसका जो है क्या नाम है भाई, वाइड बाउंड रजिस्टर है भाई साहब। रजिस्टर इस पे क्या है, चारों तरफ से तार बंधा हुआ है, इसी को बोलते हैं वाइड बाउंड रजिस्टर। समझ गए, क्या है, वाइड बाउंड रजिस्टर है। आप लोग समझ लीजिए। इधर भी हिंदी में लिखा होगा भैया, क्या लिखा हुआ है आपका, देख लीजिए, तार से बंधा हुआ प्रतिरोध, ठीक ना। तो ये चीजें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, कलर कोड पे रहता है। ये देखिए रेड है, ऑरेंज है, ब्लू है, सिल्वर है। समझ गए, ये 4 कलर है। इस 4 कलर के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग इसको बस याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ाने लगेंगे तो बहुत डीप है ये। ऑप्शन बस याद कर लेना इसका, ठीक है ना। देखो 23 है, 32 है, 37 है, 26 वाला बस याद रखना कि 26 जो है वही जवाब होगा इसका, ठीक है ना। इसको आप लोग याद कर लेना, इसका कंसेप्ट पढ़ाएंगे तो फिर वो और बाउंस करेगा आपके ऊपर से। समझिए, इसको बस याद रखना, ±10% है ये, और ये 26 है इधर, ठीक है ना। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको। तो अब बताओ यहाँ तक इस पन्ना में कितना % समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, ये बता दो। क्या अमन, हाँ सर, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। आया सर, मिला, ठीक ही रहा, मिला जुला के। एक बार पढ़िएगा दोबारा, थोड़ा सा है, पढ़ना पड़ेगा इसको। हाँ एक बार दोबारा पढ़िएगा ना, कंसेप्ट क्लियर होगा आपको। आज पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। तो आज ना एक ही पन्ना पढ़ाते हैं आप लोग को, ठीक है ना। आप इसको पढ़ लेना सर, कम ही रहने दीजिए, इसको हाँ, एक बार पढ़ना भी पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक ना। फिर कल पूछ लीजिएगा इसमें से, ताकि देखेंगे कितना याद रहता है। पूछना तो है ही, वो तो मेरा काम है, वो तो पूछेंगे ही। नहीं तो ज्यादा याद रहता है। हाँ नहीं पूछेंगे तो आप लोग फिर भूल जाइएगा, है ना। ठीक है, बाकी से पूछ लीजिए, देखिए।
और कौन कौन लड़का है? अमन, अश्विनी, हिमांशु। हिमांशु जी सर। कैसा रहा क्लास? जी सर था। हम्म। ठीक है।